Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about habitat rights to Baiga tribal group. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian society point of view. देखिए बाइगा ट्राइबल ग्रुप एक तरीके का पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है और इसको हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ के अंदर हैबिटेट राइट्स दिए गए। With this has become the second community in Chhattisgarh after Kamar, particularly vulnerable tribal group, to get habitat rights. ये न्यूज़ अपने आप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ की मदद से हम लोग समझेंगे दो बातें। व्हाट आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स और ये हैबिटेट राइट्स क्या होता है। देखिए मोटा मोटा तो इस डायग्राम की मदद से भी आपको समझ आ रहा होगा कि नॉर्मल जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनमें से सबको एसटी स्टेटस नहीं मिला है। कुछ उनमें से बैकवर्ड हैं, उनको कहा गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उनमें से भी जो एक्सेसिव बैकवर्ड कम्युनिटी है एसटी ग्रुप के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं, उनको फिर टैग दिया गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का, पीवीटीजी का। ये पीवीटीजीज को आइडेंटिफाई करने का काम दिया गया था 1973 में धेबर कमीशन को। बेसिकली आइडिया कुछ ऐसा था कि ट्राइबल कम्युनिटी काफ़ी बैकवर्ड है, तो उनका वेलफेयर करना होगा, उनके अंदर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने होंगे। तो उसमें भी जो स्पेसिफिकली जो बैकवर्ड ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, इसलिए बनाया गया धेबर कमीशन। और धेबर कमीशन ने आइडेंटिफाई किए सम ट्राइबल ग्रुप्स जिनको नाम दिया गया प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। इन्हीं प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, शॉर्ट में जिनको कहते हैं पीटीजी, उनको 2006 में भारत सरकार ने इनका नाम बदल करके कर दिया पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो हैं जो बेसिकली ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं। पॉपुलेशन इनकी स्टैग्नेंट है या गिर रही है बढ़ने के बजाय, काफ़ी बेसिक या प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में भी काफ़ी बेसिक, जैसे लकड़ी के हल का इस्तेमाल करेंगे एंड ऑल, अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो लिटरेसी लेवल इज क्वाइट लो, इकोनॉमी इज सबसिस्टेंस, मतलब जस्ट हाउ सर्वाइविंग, जस्ट दे आर एबल टू मैनेज देयर सर्वाइवल। तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स को नाम दिया गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पहले बोला गया पीटीजी, बाद में 2006 में इनको कर दिया गया पीवीटीजी। देश के अंदर इस तरह के टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है उड़ीसा में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर 13 पीवीटीजीज इन उड़ीसा। हो सकता है, एक बार चेक करना होगा मुझे, मेरे हिसाब से 13 तो अकेले आउट ऑफ 75 उड़ीसा के अंदर ही हैं पीवीटीजीज। तो अब आते हैं इस करंट न्यूज़ पे, जहां पे हमने देखा कि बाइगा नाम का एक पीवीटीजी है छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा कमार भी एक पीवीटीजी ग्रुप है छत्तीसगढ़ का। इनको हैबिटेट राइट्स दिया गया है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। तो क्या होता है हैबिटेट राइट्स, वो भी जरा समझते हैं। हैबिटेट राइट्स किसी भी एक ट्राइबल ग्रुप के किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे उनका क्लेम को लीगल तरीके से आइडेंटिफाई करता है ऑन द लोकल रिसोर्सेस। क्या मैं मीन करता हूं इससे, तो मान लीजिए कि कोई ट्राइबल ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में काफी लंबे समय से रह रहे हैं, तो फिर उस एरिया के ऊपर उस ट्राइबल ग्रुप का अगर हैबिटेट राइट डिक्लेयर कर दिया जाता है, that will allow so many protections to these tribal groups as far as their livelihood means are concerned, their ecological knowledge, their culture is concerned। तो काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस दिए जाएंगे उस ट्राइबल ग्रुप को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अगर वो ट्राइबल ग्रुप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफ़ी लंबे समय से रह रहा है और स्टेट गवर्नमेंट ने उस ट्राइबल ग्रुप के लिए वो एक पर्टिकुलर एरिया पे उसका हैबिटेट राइट डिक्लेयर कर दिया है। तो हैबिटेट राइट में बेसिकली दो चीजें होती हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक ट्राइबल ग्रुप यहाँ रहता है और इस एरिया को डिक्लेयर कर दिया है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कि इस ट्राइब्स के लिए अब यहाँ पे इसका हैबिटेट राइट होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सक्लूसिवली उसी ट्राइब के लोग वहां रहेंगे, ऐसा नहीं है। बट अब जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होंगे, जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होंगे, दे विल एक्ट इन ए वेरी सिंक्रोनाइज्ड मैनर
इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जो भी सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स होंगे, उनको पहले सिंक्रोनाइज किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ट्राइबल ग्रुप, और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि उस ट्राइबल ग्रुप के अपने लाइवलीहुड मीन्स बने रहें। देखिए, ट्राइबल ग्रुप्स नॉर्मली जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है या मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो परफॉर्म नहीं करना चाहती। उनके अपने लाइवलीहुड मीन्स होते हैं, जंगलों से रिसोर्सेस कलेक्ट करना, उनको बेचना। तो ये सब कुछ बेसिक उनके लाइवलीहुड मीन्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। उसके अलावा जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं जैसे माइनिंग, रोड बनाना, ये सब चीजें कोई भी इससे एक्टिविटी करने से पहले उन पीवीटीजी से परमिशन लेना होगा। माइनिंग वगैरह तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर बेसिक रोड्स वगैरह भी बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन पीवीटीजीज, जो भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए वो एरिया डिक्लेयर किया गया है एज हैबिटेट राइट्स, तो उस ट्राइबल कम्युनिटी से ही बनेगा वहां का ग्राम सभा, और ग्राम सभा से परमिशन लेना होगा बिफोर ब्रिंगिंग अप एनी सच डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हैबिटेट राइट्स। ट्रेडिशनल राइट्स उनके आइडेंटिफाई किए जाएंगे, सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स, राइट। उनका ट्रेडिशनल राइट्स ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज वो सब प्रोटेक्ट किया जाएगा। कन्वर्ज डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रमोट द सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड ओनरशिप इन द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा उसमें उनका हर स्टेप पे उनसे परमिशन लेकर के उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें, 5 सिग्निफिकेंस है हैबिटेट राइट्स के। ये जो हैबिटेट राइट का कॉन्सेप्ट है जो किसी ट्राइबल ग्रुप को दिया जा सकता है इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, मतलब एक कानून है जिसके अंतर्गत ये दिया जाता है। वो कानून है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट ऑफ 2006, जिसको कॉमनली हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इस कानून के सेक्शन 3 सब क्लॉज 1E में मेंशन किया गया है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट राइट्स, जहां पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ के ट्राइबल्स को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उनको हैबिटेट राइट्स दे सकती है। तो आप कह सकते हैं एक तरीके की 10 ईयर सिक्योरिटी है अंडर दिस फॉरेस्ट राइट दैट इज गिवन टू पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवीटीजीज को ही दिया जाएगा हैबिटेट राइट, किसी भी ट्राइबल ग्रुप को किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हैबिटेट राइट्स दिया जा सकता है अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो ये जो हैबिटेट राइट देने का कॉन्सेप्ट है, that is a statutory provision under Forest Rights Act, but this could be seen as manifestation of concept of tribal पंचशील। तो जिस तरीके से हमारे भारत की फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए थे स्टार्टिंग में, उनको कहा गया था पंचशील। पहले तो हमने चाइना के साथ पंचशील अग्रीमेंट साइन किया, बाद में वी अडॉप्टेड पंचशील आज आवर कोर प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू डील विथ द नेबरिंग कंट्रीज। ये नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी थी। तो नेहरूवियन रेजिम में ट्राइबल्स के लिए एक इसी लाइन पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था, एक पॉलिसी डेवलप की गई थी जिसको नाम दिया गया था ट्राइबल पंचशील। तो ट्राइबल पंचशील इज ऑल्सो ए नेहरूवियन पॉलिसी ओनली। ट्राइबल पंचशील्स आर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। तो ये है ट्राइबल पंचशील। नॉन इम्पोजिशन, मतलब ट्राइबल लोगों के ऊपर अपना आइडिया ज्यादा इम्पोज नहीं करना है कि यहाँ पे ऐसे हम लोग ओवर ब्रिज बना देते हैं, ऐसे यहाँ से आपके लिए मॉल बना देते हैं, ऐसे कुछ नहीं करना है। अलाउ देम टू डेवलप at their own pace as per their own understanding. Tribal rights in lands and forest must be respected because tribals are very much associated with the nature. इसी कारण से ब्रिटिशर्स के टाइम में कई सारे इस तरह के ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे, बिकॉज ब्रिटिशर्स फेल्ड टू रियलाइज कि ट्राइबल्स हैव वेरी ऑर्गेनिक नेचुरल रिलेशंस विद द फॉरेस्ट एंड नेचर, एंड because of that, when Britishers tried to alienate tribals from nature, there were many tribal protests. Introducing too many outsiders into the tribal territory should be avoided. कोई सरकारी ऑफिस बना दिए, नए नए लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाना है, गवर्नमेंट ऑफिस बनाना भी है, तो कोशिश करें कि लोकल कम्युनिटी के लोगों को ही वहां पे अपॉइंट किया जाए। ट्राइबल शुड नॉट बी ओवर एडमिनिस्ट्रेड। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस, डीसी ऑफिस, ये सब नहीं करना है ट्राइबल एरिया में। एंड रिजल्ट्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ ए ट्राइबल एरिया शुड नॉट बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मनी स्पेंड। कितना खर्चा हो गया
एजुकेशन का लेवल अभी भी कम ही है, यानी कि ये पॉलिसी काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। मनी स्पेंट शुड नॉट बी द बेसिस फॉर जजिंग एनी पर्टिकुलर पॉलिसी इन अ ट्राइबल एरिया। द कैरेक्टर डेवलप शुड बी द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग कि वेदर a particular policy is working in a tribal area or not. That is tribal पंचशील। ट्राइबल्स पे जब भी प्रश्न आए तो बेसिकली दो ही इश्यूज होते हैं, टू कन्फ्लिक्चुअल इश्यूज होते हैं कि उनका डेवलपमेंट कैसे कराया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है तो फिर उनके कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो खतरे में आ जाती है। कल्चरल आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा प्रिजर्व करने पे फोकस किया जाता है तो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती है, दे कंटिन्यू टू रिमेन प्रिमिटिव, बैकवर्ड, एंड देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सफर। तो ये दोनों कन्फ्लिक्चुअल सो कॉल्ड डाइवर्जेंट आइडियाज का एक मिडिल पाथ है ट्राइबल पंचशील। तो ट्राइबल्स पे कभी भी मेंस क्वेश्चन आए तो कंक्लूजन के लिए सबसे सेफ तरीका होता है ट्राइबल पंचशील। ये बातें यहाँ लिखी हैं, मुझे लगता है कि आप आराम से समझ जाएंगे। इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ये मेंस क्वेश्चन है। ट्राइबल इंटीग्रेशन नॉट असिमिलेशन शुड बी वे अहेड फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। मैं हिंट्स मैंने लिख करके दिया है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जिसको सुनना है सुनिए, नहीं तो स्किप कर लीजिए। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब आप ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ जोड़ते हैं बट एट द सेम टाइम यू रिटेन द आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल, तो उसको कहा जाएगा ट्राइबल इंटीग्रेशन। एसिमिलेशन में कैसा होगा कि आप ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ जोड़ेंगे एंड यू विल कंप्लीटली मर्ज देम into the mainstream population while their cultural identity and their other uh, livelihood means and all will be completely merged with the mainstream population, leading to alienation of the tribals. तो assimilation में the uniqueness of the tribals will be lost. तो सवाल यही है कि इंटीग्रेशन करना है कि एसिमिलेशन करना है। ऑफ कोर्स आपको जवाब देना, पहले बताना है एसिमिलेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर आपको कहना है कि एसिमिलेशन नहीं इंटीग्रेशन करना है और फिर ट्राइबल पंचशील से कंक्लूड कर देना है। ये हिंट्स दिया हुआ है मैंने, इसके बेसिस पे आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में आया था ऑन पीवीटीजी। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑपरेशन अजय। This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian international relations, especially from diaspora policy। देखिए, इंडियन डायस्पोरा मतलब भारत के मूल के लोग जो दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं वो हैं इंडिया के डायस्पोरा। वो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिफरेंट सेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पावर वो इंडिया का इन्हांस करते हैं। जैसे यूके में और यूएस में इंडियन डायस्पोरा के कई सारे लोग हैं who enjoy a lot of political influence there। उसका नतीजा आपको साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग है। यूके और यूएस ने इंडिया को थोड़ा भी क्रिटिसाइज नहीं किया ऑन द ऑन गोइंग इंडिया कनाडा रॉ। G20 में इंडिया ने डिस्पाइट नॉट कंडेमिंग रसिया, जो डॉक्यूमेंट था G20 का, उसको यूनानिमस तरीके से एक्सेप्ट कराया। सो दिस रिफ्लेक्ट्स इंडियाज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। उसमें एक फैक्टर जो है वो डायस्पोरा भी है। इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ा रहे हैं डायस्पोरा इंटरनेशनल फोरम्स में। हाउडी मोदी इवेंट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। रेमिटेंसेस, रेमिटेंस मतलब विदेशों से आने वाली कमाई फ्रॉम दिस डायस्पोरा। इंडिया इज द हाईएस्ट अर्नर ऑफ रेमिटेंस, लगभग 110 बिलियन डॉलर के आसपास हम लोग रेमिटेंस कमाते हैं। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी है डायस्पोरा का, इंडिया के फेवर में अपने अपने सरकारों के ऊपर वो दबाव बनाते हैं इन ऑर्डर टू फ्रेम पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जो 2006-7 में साइन किया गया था, उसमें इंडियन डायस्पोरा के लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। रिवर्स ब्रेन ड्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैनी इंडियन डायस्पोरा आफ्टर लर्निंग सो मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग बैक टू द कंट्री एंड सर्विंग इंडिया। सो ये सब सिग्निफिकेंस है डायस्पोरा का। तो इसी कारण से डायस्पोरा के लिए भी सरकार ध्यान रखती है, अगर उनको कोई कंसर्न होता है तो डायस्पोरा के इंटरेस्ट का वो प्रोटेक्शन करती है। डायस्पोरा को लेकर के हमारी जो मेन पॉलिसी में शिफ्ट आया वो 1990 में आया, कुवैत वॉर के बाद। जब हमने एयरलिफ्ट मूवी में आपने देखा होगा कुवैत के अंदर से इंडियन डायस्पोरा को इवैक्यूएट कराया था, अक्षय कुमार की जो मूवी थी एयरलिफ्ट उसी पे बनी थी। तो हाल फिलहाल में हमारी सरकार काफी प्रोएक्टिव अप्रोच लेती है डायस्पोरा को लेकर के। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है डायस्पोरा को आउटसाइड द कंट्री तो हम लोग उनको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तभी तो जाकर के डायस्पोरा विल ऑल्सो बी रेडी टू हेल्प इंडिया वेन एवर नीडेड। तो करंट न्यूज ये है कि इसराइल के अंदर, इसराइल और हमास के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है।
जिस कारण से वहाँ पे डेंजरस सिचुएशन बना है, और इस कारण से इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन अजय इन ऑर्डर टू एंश्योर और फैसिलिटेट रिटर्न ऑफ इंडियंस हु आर स्ट्रैंडेड इन इजराइल। इसी तरीके का और भी ऑपरेशन हमने पहले लॉन्च किया है, जैसे ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम सूडान, कन्फ्लिक्ट ऑन सूडान। ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन। ऐसा तो नहीं है, डायस्पोरा के लिए तो नहीं है, लेकिन जब ऑपरेशंस की बात चल रही तो एक और याद रखिए, ऑपरेशन दोस्त हमने लॉन्च किया था जब टर्की और सीरिया के अंदर अर्थक्वेक आए थे, तब वहां के लोगों को रिलीफ मटेरियल पहुंचाने के लिए। ये बातें यहाँ लिखी हैं कि डायस्पोरा का क्या सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल है, सॉफ्ट पावर है, रेमिटेंस है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन। ऑपरेशन अजय हमने लॉन्च किया है हाल फिलहाल में। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल डी वार्मिंग कैंपेन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ओपन डेफिकेशन पे तो काफी हद तक अब कंट्रोल कर लिया गया है बिकॉज ऑफ आवर स्वच्छ भारत अभियान, बट अभी भी कई सारे सॉइल से रिलेटेड इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होते हैं, स्पेशली टू द यंग चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आ, ऐसे सॉइल में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो बहुत बार सॉइल से कई सारी चीजें वो मुंह में डाल लेते हैं, और वहां से फिर वो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स, मतलब सरल भाषा में कहें तो पैरासाइट्स, अलग अलग तरह के पैरासाइट्स लीड्स टू इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन फॉर द यंग चिल्ड्रन, एंड दैट समटाइम्स बिकम्स फैटल ऑल्सो। तो तीन स्पेशल तरीके के एसटीएच हैं हु आर स्पेसिफिकली डेंजरस। दे आर राउंड वॉर्म्स, विप वॉर्म एंड हुक वॉर्म। तो ये सिस्टमेटिक यूज ऑफ लैट्रिन के बजाय अगर ओपन डेफिकेशन होगा तो फिर, आज भी कैसा है कि ओपन डेफिकेशन एडल्ट्स ने अवॉइड कर दिया, बट बच्चे अभी भी कभी कभार गांव में ऐसा है, ओपन डेफिकेशन का प्रॉब्लम है, एंड दैट लीड्स टू दिस सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स बीइंग इन्फेक्टिंग इंटेस्टाइन्स ऑफ द यंग चिल्ड्रन। तो इस कारण से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सम केसेस इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो, सो इन सम केसेस दे आर फैटल ऑल्सो। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए सरकार ने शुरू किया नेशनल डी वार्मिंग कैंपेन। ये कैंपेन 2015 से ही शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। उसमें क्या है कि 1 से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को एक स्पेशल तरीके का टैबलेट दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एल्बेंडाजोल। दिस एल्बेंडाजोल टैबलेट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट और चिल्ड्रन फ्रॉम एज 1 to 19 अंडर नेशनल डी वार्मिंग कैंपेन। वही कैंपेन हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, डेट वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बोर्ड वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, रिवीजन में आसानी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट खेल महारन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इस साल का जब बजट रख रही थी असम सरकार 2023-24 का, तो असम सरकार ने एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव अनाउंस किया था, खेल महारन, विच वॉज इन लाइन विद खेल महाकुंभ ऑफ गुजरात। इसमें क्या होगा कि गांव के लेवल पे स्पोर्ट्स कंपटीशन कराए जाएंगे, और फिर उससे पहले रेवेन्यू विलेज लेवल पे स्पोर्ट्स कंपटीशन होगा, वहां के जो विनर होंगे वो ब्लॉक लेवल पे कॉम्पीट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और अल्टीमेटली स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स कंपटीशन होगा अंडर खेल महारन। 5 डिसिप्लिन्स में स्पोर्ट्स कराए जाएंगे, कंपटीशन कराए जाएंगे, और इसके लिए हर गांव में कॉम्पिटिटर्स को, खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए एवरी रेवेन्यू विलेज हैज बीन गिवन ₹10,000। न्यूज ये है, ये तो अनाउंसमेंट हुआ था बजट में, अब न्यूज ये है कि 1 नवंबर से खेल महारन शुरू होगा जो 10 जनवरी तक चलेगा। 4 स्टेजेस में होगा, म्युनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत के लेवल पे, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। तो इस तरीके से 4 लेवल पे होगा ये कंपटीशन। 5 जो एरियाज हैं जहाँ पे कंपटीशन होगा वो है एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल एंड खो खो। ये बातें यहाँ लिखी हैं। खेल महारन एपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस में कहीं आप पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं। इंटरेस्ट एथिक्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाउ गवर्नमेंट इज डेवलपिंग इंटरेस्ट ऑफ यूथ टुवर्ड्स स्पोर्ट्स विच विल ओवरऑल हेल्प इन इम्प्रूविंग लाइफस्टाइल एंड हेल्थ ऑफ यूथ। एक करेक्शन है कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस से, कल मैंने बात की थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो मैंने आपको बताया था कि 6 शेड्यूल हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, बट सरकार ने पिछले साल अमेंडमेंट करके शेड्यूल्स को रैशनलाइज किया। रैशनलाइज मतलब
कुछ बेवजह के शेड्यूल्स को हटाया, तो टोटल अब 4 शेड्यूल्स हैं। ये मैंने अमेंडमेंट पहले कराया था, बट कल मैं बोलते टाइम में मैं भूल गया कि हाल फिलहाल में जो अमेंडमेंट हुआ है, और मैंने पुराना बिना अमेंडमेंट वाली जो बातें थी वो बता दी। तो इसको ठीक कर लेना है, ध्यान से देखिए। एक बच्चे ने मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू याद दिलाया, थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया था, जिसके अंदर 6 शेड्यूल हैं थे, बट फिर उसको अमेंड किया गया 2022 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2022, और 6 शेड्यूल को घटा करके 4 कर दिया गया। अब शेड्यूल 1 में दोज एनिमल स्पेसीज जिनके हंटिंग पे हाईएस्ट लेवल ऑफ पनिशमेंट है, या शेड्यूल 1 में वो एनिमल स्पेसीज जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। शेड्यूल 2 में लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, वैसे एनिमल्स को रखा गया। शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज हैं, एंड शेड्यूल 4 में वो सारे स्पेसीज को मेंशन किया गया है जो साइट्स में, ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, इस इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत जो जो स्पीसीज में इंटरनेशनल ट्रेड प्रोहिबिटेड है उनको मेंशन किया गया है शेड्यूल 4 में। उसके अलावा जो अमेंडेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, इसमें एक और अच्छी या नई बात की गई है कि अब लाइव एलिफेंट का ट्रेड किया जा सकता है, कॉमर्शियल ट्रेड। दिस न्यू लॉ अलाउज कॉमर्शियल ट्रेड इन लाइव एलिफेंट, जिंदा हाथियों का खरीद बेच किया जा सकता है, which was not available in the previous act, which was Wildlife Protection Act 1972 में there was prohibition on wildlife trade of wildlife animals including captive and wild elephants। उसके अलावा जिन लोगों के पास भी कैप्टिव एनिमल्स हैं, अगर वो अपने एनिमल्स को सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर कर सकते हैं, ऐसा नए कानून में लिखा है, लेकिन उसके लिए उनको कुछ कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उल्टा अगर आपने शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 के एनिमल्स को कैप्टिव बना के रखा है और पकड़े जाएंगे तो उसमें सजा भी है। तो ये सब चीजें थी नए कानून के अंतर्गत। ये देख लीजिएगा, 4 शेड्यूल हैं। अब कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, उसका आंसर होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, और इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 137, इट इज नॉट फॉर हाई कोर्ट, इट इज फॉर सुप्रीम कोर्ट। डांसिंग फ्रॉग से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।